अपना एक्टिव सॉल्यूशन क्लास में स्वागत है। इससे पहले हमने एक चैप्टर में बात किए थे, एक पार्ट में बात किए थे कि उसमें उससे पहले जो हड़प्पा सभ्यता में जल निकासी, उसके बाद अनागार अस्नागार, उसके बाद इनकी विकास कैसे हुई, 4 एक्सप्लेनेशन के साथ हमने देखा था। उसके बाद उसके साथ साथ हमने इस वीडियो में भी बात किया था कि ये जो होगा इसके बाद जो नेक्स्ट थ्योरी आएगा, तो आपके साथ ये नेक्स्ट थ्योरी आ चुका है। तो चलिए इसको हम जानते हैं, ठीक है, पूरा एक्सप्लेन के साथ जानेंगे, ठीक है। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए जानते हैं यहाँ पर कि हड़प्पा सभ्यता में जल निकासी प्रणाली कैसी थी और किस प्रकार से थी। चलिए पहले हम जानते हैं कि जल निकासी प्रणाली क्या होता है। तो यहाँ पर अगर बात जानेंगे कि जल निकासी प्रणाली की अगर बात कहें तो जल निकासी का मतलब क्या होता है कि जल का जो बाहर निकालना, यानी अपने क्षेत्रों से क्या करेंगे, जल को बाहर निकालेंगे। किस प्रकार से निकाला जाता था। इस समय जो हमारी नलियां होती है, जैसे शहरों में आप देखते हैं, कहीं कहीं गांवों पर भी देखते हैं अपने गांव में कि नलियां होती है, उस जो घर से क्या करती है, कुछ पाइप जो नलिये में बहा दी जाती है और नलियां जो होती है वह नदियों में गिरा दिए जाते हैं। कुछ इसी प्रकार से जो होती है आज जिस प्रकार से किया जा रहा था, आज से लगभग कितने वर्ष, बहुत वर्ष पुराना, यानी लगभग कह सकते हैं कितना 500-600 वर्ष पुराना जो है इस सभ्यता में, जो हड़प्पा सभ्यता में इस प्रकार से किया जाता था। तो यहां पर कह सकते हैं हड़प्पा सभ्यता जो थी एक नगरीय सभ्यता थी, यानी हड़प्पा संस्कृति जो थी एक नगरीय सभ्यता थी। यानी नगरीय के कहने का मतलब क्या है, आप देखते हैं कि जो नगरीय है, नगरीय का मतलब क्या होता है, जैसे नगरपालिका। उसके बाद यहाँ पर नगरीय सभ्यता थी। क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे कि हड़प्पा संस्कृति कैसी सभ्यता थी, तो नगरीय सभ्यता थी। इन लोगों का जीवन स्तर ऊंचे था। घरों का गंदा पानी सड़कों के किनारे बनी हुई नालियों से, क्या कहा जाता है कि नालियों से शहर से बाहर हो जाता था। यानी जो नालियां बनाई जाती थी, इस नालियां के माध्यम से ये बाहर हो जाते थे। इन नालियों में पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था, इन प्लास्टर किया जाता था। यानी प्लास्टर क्या किया जाता था, इसको जिस प्रकार से आज जिस तरह से किया जाता है उसी प्रकार से सेम उसी प्रकार से हड़प्पा सभ्यता में भी किया जाता। इन नालियों की कोई नुकसान ना पहुंचाए इसलिए प्लास्टर के लिए उपयोग किया जाता। तो यहाँ पर ये जिप्सम का प्रयोग किया जाता था। तो क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाए कि जो हड़प्पा सभ्यता के जल निकासी प्रणाली के लिए किस यौगिक का प्रयोग किया जाता था, तो जिप्सम का प्रयोग किया जाता था। ये याद रहना चाहिए, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, ठीक है, पूछा नहीं गया लेकिन पूछ सकता है। कह रहा है कि नोट में प्रोफेसर रामचरण शर्मा की मान्यता अंशकुश कि किसी भी दूसरी सभ्यता से सफाई अवस्था को इतना महत्वपूर्ण नहीं दिया जाता है जितना हड़प्पा सभ्यता के वासियों दिया जाता है। यानी कहने का मतलब है कि आज से पहले जो हड़प्पा सभ्यता खोजी गई है, हड़प्पा सभ्यता जो खोजी गई है, हड़प्पा सभ्यता के पहले कई ऐसी सभ्यता है, जैसे चीन की सभ्यता थी, उसके बाद मोहनजोदड़ो की सभ्यता थी, मोहनजोदड़ो के नहीं बल्कि मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, कीट की सभ्यता थी, मिस्र की सभ्यता थी। लेकिन इससे पहले जो कोई ऐसी सभ्यता नहीं थी जिसमें इतना स्वच्छ इसको देखा गया। उसके बाद दूसरा नोट क्या कर रहा है कि बहुताल्य से पकी ईंटें का प्रयोग मुख्य रूप से 4 प्रकार की ईंटें प्रयोग किया जाता था। 4 प्रकार से ईंटें कौन सा है, चाहिए जान लेता है एक बार, ठीक है। कह रहा आयतकार, आयतकार क्या होता है, आयतकार जो होते थे 4:2:1 के होते थे ये आयतकार, ठीक है, कथी ईंटें। दूसरा एल प्रकार की ईंटें, इन ईंटों का प्रयोग कोने में किया जाता था। कहाँ किया जाता था, कोने में। तीसरा जो था क्या था, नोकेदार ईंटें, इनका प्रयोग कुएं में किया जाता था। चौथा टी प्रकार का ईंटा, इसका प्रयोग सीढ़ियों में किया जाता था। इस प्रकार से ये ईंटें का प्रयोग किया जाता था। और यहाँ पे क्या कर रहा है कि अलंकृत ईंटों से निर्मित फर्श काली बंगा से मिला है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है यहाँ से, अलंकृत ईंटों से निर्मित जो फर्श जो मिले हैं कहाँ से मिले हैं, काली बंगा से मिला है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। एक और पॉइंट है कि ईंटों पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्तों के पंज का निशान मिला है, ये चनहूदड़ों की सभ्यता से मिला है। तो ये याद रखेंगे, ठीक है। कह रहा है आइए अब हड़प्पा सभ्यता के सामाजिक जीवन के बारे में बात करते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के सामाजिक, यानी सामाजिक का मतलब क्या होता है कि वह किस प्रकार से अपना जीवन व्यक्ति करते थे और क्या क्या उनकी जो समाज के अंदर होती थी, इसके बारे में हम जानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कहा गया कि सामाजिक संगठन थी, भोजन थी, वस्त्र थे, आभूषण एवं सौंदर्य प्रदर्शन, मनोरंजन प्रौद्योगिकी की, मृतक क्रम और चिकित्सा विज्ञान, ये सभी को हम क्या कर जानेंगे, एक विस्तृत रूप से जानेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे हम जानते हैं
क्या कहा गया कि हड़प्पा सभ्यता में सामाजिक संगठन कैसी थी, तो ये 4 प्रकार से विभाजित थी। किसके अनुसार कहा गया, तो ये एक इतिहासकार थे जिसका नाम था गार्नल चाइल्ड। गार्नल चाइल्ड कहते हैं कि समाज को 4 वर्गों में बांटा गया था। 4 वर्ग कौन से थे, पहला शिक्षित वर्ग थे। शिक्षित वर्ग में पुरोहित, चिकित्सा, जादूगर, ज्योतिष आ जाते थे। यानी शिक्षित वर्ग में कौन आते थे भाई, तो ये आ जाते थे। उसके बाद जो यहाँ पर बात किया गया कि योद्धा एवं सैनिक जो होते थे, इनकी पृष्ठीय दुर्गों में उपस्थित के अवशेष से मिले हैं। उसके बाद तीसरा जो होता था व्यापार एवं दस्ताक्षर, बुनकर, कुमार, ये इस प्रकार से मिलते थे। और श्रमिक जो में क्या थे, टोकरी बनाने वाले, मछली मारने वाले, इसके अंतर्गत जो होते श्रमिक जो कार्य करते थे, यानी जो मजदूरी करते थे, उसके अंदर श्रमिक एवं कृषकों के अंतर्गत आ जाते थे। तो इस 4 प्रकार की सामाजिक संगठनें थी। आपसे क्वेश्चन भी पूछ लिए जाएंगे कि कितने प्रकार के सामाजिक संगठन थी, तो 4 प्रकार की थी। चलिए आगे जानते हैं हम यहाँ पर कि उनकी भोजन क्या थी। हमने बताया था कि भोजन जो होती थी गेहूं, जौ, चावल, तेल, मटर, सब्जियां, ये मांसाहारी भी थे। और कछुआ, घड़ियाल, भेड़, बकरी, सुअर, मछली, आंस के आदि के क्या करते थे, मांस खाते थे। तो ये इस प्रकार से वह क्या करते थे, मांस भी खाया करते थे। और इन कालों में चित्रों के खजूर, अनाज, तरबूज, नींबू, नारियल आदि के फलों का चित्र किया जाता था। वह इन फलों का प्रयोग भोजन के रूप में करते थे। तो इन भोजन में वह क्या करते थे, भोजन के साथ साथ क्या करते थे, मांस मछली भी खाया करते थे। उसके बाद यहाँ पर अगर बात करेंगे तो वो फल भी खाया करते थे। उसके बाद आगे चलते हैं, क्या कह रहा है कि इस हड़प्पावासी मांसाहारी एवं शाकाहारी दोनों भोजन करते थे। तो क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाए कि हड़प्पा सभ्यता के लोग किस प्रकार का भोजन करते थे, तो मांसाहारी एवं शाकाहारी दोनों करते थे, यानी क्या करते थे, सर्वाहारी थे। तो ये बात हमें याद होना चाहिए। अब यहाँ पर क्या कर रहा है, हड़प्पा सभ्यता, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात है कि हड़प्पा सभ्यता में वस्त्र जो थे वह किस प्रकार से थे। तो यहाँ पर अगर इन भिन्न भिन्न ऋतुओं में अलग अलग वस्त्र पहनते थे। क्या पहनते थे, भिन्न भिन्न ऋतुओं में अलग अलग वस्त्र पहनते। महिला और पुरुष वस्त्रों में विभिन्नता पाई जाती थी। जिस प्रकार से हम जैसे जैसे मौसम बदलते रहता है ना, मौसम बदलते रहता है, तो उसी प्रकार से उस समय मौसम बदलते रहता है। जैसे हम ठंडे में ठंडी का कपड़ा पहनते, गर्म में गर्मी, और बरसाती में कुछ बरसाती के कपड़े अलग होती है, उसी प्रकार से उस समय भी अलग अलग वस्तुएं विभिन्न प्रकार के होते थे। महिलाएं और पुरुष का जो तो अलग अलग होते थे। पुरुषों में धोती, पगड़ी, दरसले यानी दरसले कुर्ता, एवं महिलाओं में घाघरा में साड़ी पहनती थी। तो ये बात भी याद होना चाहिए। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपके नोट में बना दिया आपके लिए कि कहा गया कि चनहुदड़ों से प्राप्त जो होते हैं, प्राप्त मूर्ति में पगड़ी मिली है, कहाँ से मिली है, क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। लगाएंगे वीवीआई, लगाएंगे इसको वीवीआई, क्वेश्चन पूछा जा सकता है चनहुदड़ों से प्राप्त, यानी कह सकते हैं यहाँ से ऐसे पूछा जाता है, हड़प्पा सभ्यता में मूर्ति में पगड़ी कहाँ से मिले हैं, चनहुदड़ों में मिले हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ से ये बात याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको हमने बताया कि सैन्य प्रसाधन कैसी थी, तो ये चलिए जान लेते हैं। उसके बाद कहा स्त्री और पुरुष दोनों क्या करते थे, आभूषण पहना करते थे। और आभूषण ज्यादातर जो होती थी वह कांस्य की बना हुआ करती थी। इसलिए हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युग का सभ्यता कहा जाता है, ये याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद वो दोनों की सौंदर्य प्रसाधन में समार्गी का प्रयोग करते थे। अंगूठी, कान की बाली, चूड़िया, बाजूबंद, हार, धनी लोग हाथे में सोने जैसी कीमती धातु के आभूषण पहनते थे, जबकि सामान्य लोग तांबे, कांसे तथा हड्डी से बने आभूषण पहनते थे। तो यहाँ पर एक बात इंपॉर्टेंट है कि जो कीमती जो धातु हुआ करती थी वह धनी लोग पहनते, लेकिन सामान्य लोग क्या पहनते थे, कांस्य तांबे। और कांसे जो बने होते थे, किससे बने होते थे, ये तांबा प्लस टीन का बना हुआ था। क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है आपसे, तो इस बात को याद रखेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्या बोलते आभूषण पहना करते थे। उसके बाद यहाँ करें इनकी मनोरंजन भी किया करते थे। तो मनोरंजन के लिए अगर बात करें तो ये मछली पकड़ना, शिकार करना इनके प्रिय मनोरंजन था। जानवरों की दौड़, झुनझुने, सीटियाँ, शतरंज के खेल उनके क्या थे, उनके मनोरंजन के साधन थे। तो यहाँ से क्वेश्चन भी आपसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, कि कहाँ हड़प्पा सभ्यता के लोग किस प्रकार से मनोरंजन करते थे। जैसे कि आज हम मछली पकड़ते हैं, कई लोग मछली जो देखते हैं कि वह एक आनंद के लिए, अपने मनोरंजन के लिए पकड़ते हैं। तो उस समय जो इस प्रकार से ये मनोरंजन किया करते थे। उसके बाद ये जो थे, इसके अलावा पत्थर एवं सीपी
गलियों में खेला खेलते थे। खुदाई में पशुओं की मूर्ति, बैलगाड़ी, 2 पहिए वाले तांबे का रथ मिला है। नृत्यगान की मूर्ति मिली है, जिसे पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग नाच गान करते थे। यानी हड़प्पा सभ्यता के लोग क्या करते थे, नाच गान के भी शौकीन थे। यानी आमोद क्या थे, आमोद प्रमोद के दीवाने थे हड़प्पा सभ्यता के लोग। ये भी हमें बात याद होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम कि इनका प्रौद्योगिकी, इनका तकनीकी, यानी तकनीकी ज्ञान क्या था। प्रौद्योगिकी का मतलब होता है तकनीकी, टेक्निकल। यानी चलिए, वे धातु कर्म का निर्माण करते थे। यानी धातु क्या होते हैं, छोटे छोटे धातु का प्रयोग करते थे और अयस्कों से धातु अलग करते थे। मिश्र धातु भी निर्माण करते थे। और ये क्या कहते हैं, मिश्रित धातु का क्या करते थे, निर्माण करते थे। लेकिन यह एक बात याद रहना चाहिए हमें कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों को किसका ज्ञान नहीं था, तो लोहा को यहाँ पर उन्होंने प्रयोग नहीं चुना था। वह कहाँ से चुना था, हड़प्पा सभ्यता के लोग वह जो देखे थे। हम जब वैदिक सभ्यता पढ़ेंगे तो वहां पर जो हमें लोहा का ज्ञान वहां से पता चलता है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता में लोहा का कहीं आप नहीं देखेंगे कि लोहा मिला ये मिला, वैसा नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, कह रहा तांबे से चांदी, टीन मिलाकर कांसे बनाया जाता था। यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। ठीक है, अयस्कों की आपूर्ति राजस्थान के प्रांत खेतड़ी, झुंझुने व बिहार प्रांत के हाजरी बाग से करते थे। चमकर पत्थर के बाट एवं नालिकार बम बनाते थे। तो इस प्रकार से ये क्या करते थे, अपनी प्रौद्योगिकी यानी टेक्निकों को बढ़ाया करते थे। ठीक है, अब ये भी जानेंगे कि इतना तकनीक होने के बावजूद भी ये आखिर ये अंत में कैसे खत्म हो जाती है, इसके पीछे भी कोई कारण हो रहा होगा। तो इसको भी हम क्रम बाई क्रम जानते चलेंगे। ठीक है, जानेंगे हम। पहले हम देख लेते हैं ये कितना विकसित थे, किस प्रकार से इनकी सभ्यता थी, ये किस प्रकार से ये अपना जीवन जीते थे। कह रहा कि हड़प्पा सभ्यता में मृतक कर्म जो हुआ करता है, यानी जैसे कि दाह संस्कार होते थे, वह किस प्रकार के हुआ करते थे। ठीक है, दाह संस्कार का मतलब क्या है, जैसे कि आप देखते हैं कि कोई क्या हो जाता है, डेट कर जाता है, तो डेट करने पर क्या होता है, उनकी क्या होती है, जो दाह संस्कार होता है हमारी भारतीय सभ्यता में तो 12 दिन पर होता है ना, 12 दिन पर होता है, वह किस प्रकार से हुआ करती थी, इसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो यहां पर कह रहा है कि हड़प्पा कालीन नगरों जैसे मोहनजोदड़ो, बनमाली, हड़प्पा, कालीबंगा आदि में शासन के अवशेष मिले हैं। शासन के अवशेष मिले हैं। यानी कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर सावधान यानी मृतकों का, यानी किस प्रकार से मृतकों का दाह संस्कार किया जाता है, इसका प्रमाण मिला है। ठीक है, उसके बाद सर्जन मार्शल के अनुसार 3 भागों में विभक्त किया गया था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर हम लगाएंगे इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये क्या है, 3 भागों में कौन कौन से थे, आपके एग्जाम में यहां से 2 नंबर के क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे आपके कि दाह संस्करण के जो सावधानों की, हड़प्पा सभ्यता में सावधानों का किस प्रकार से इनकी प्रक्रिया थी, अंतरोष्टि क्रिया कैसी थी, इसके बारे में बताइए। तो सबसे पहले 3 भागों में बांटा गया था, किसके अनुसार, सर्जन मार्शल के अनुसार पूर्ण समाधिकरण। पूर्ण समाधिकरण के बारे में भी जानेंगे कि पूर्ण समाधिकरण क्या होता है, आंशिक समाधिकरण, दाह समाधिकरण। ठीक है, तो यहां पर जो किया जाता था दाह कर्म कलेंसन सावधान कहा जाता है जिसको। ठीक है, तो यहाँ पर पूर्ण समाधिकरण क्या होता है, चलिए इसके बारे में हम पूरा विस्तृत से जानेंगे। ठीक है, इसमें जो पूर्ण समाधिकरण में जो होता था वो क्या होता था कि जो इसमें जो संपूर्ण शवों को क्या होते हैं, जो शव, अब बता देते हैं कि शव कौन होते थे, जो मृत व्यक्ति होते थे उसे शव कहा जाता था। ठीक है, शव को भूमि के अंदर क्या किया जाता था, उस भूमि के अंदर दफना दिया जाता था। ठीक है, जिस प्रकार से आज मुसलमानों भाइयों में किया जाता है, उसी प्रकार से क्या किया जाता था, उस समय जो किया जाता था, उनको समुद्र क्या किया जाता था, उनको मिट्टी के अंदर दफना दिया जाता था, गाड़ दिया जाता था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हम बात करेंगे आंशिक समाधिकरण। आंशिक समाधिकरण में जो होता था, इसमें पशु पक्षियों के खाने के बाद जो होता, शवों को क्या किया जाता था, शवों को कब्र में फिर उसको जमीन के अंदर क्या किया जाता था, डाल दिया जाता था। तो ठीक है, ये समाधिकरण पहले इसमें जानेंगे क्या होता था, किस प्रकार से। ठीक है, यहाँ पर जो होता था, जैसे क्या किया जाता था, जैसे मृत शरीर होता था तो इसे कहीं नदी के किनारे या समुद्र के किनारे कहीं फेंक दिया जाता था। ठीक है, और वहां पर जो होते थे पशु पक्षी जो भी जानवर होते थे इसे खा जाते थे, और जो उनकी हड्डियां जो बची थी उसको क्या किया जाता था, जमीन के अंदर गाड़ दिया जाता था। तो इस प्रकार से आंशिक समाधिकरण इसको कहा गया। उसके बाद दाह कर्म क्या होते थे, दाह कर्म में क्या होते थे कि इसमें शवों को जला दिया जाता था। जैसे कि आज जैसे हिंदू में देखते हैं हिंदू भाई लोगों को कि इसमें क्या किया जाता था कि उनको जला दिया जाता है, फिर वो जो राख बचता है उसको क्या कहता है, उसको फिर क्या कहता है, राख को जो होता है उसको हम क्या करते हैं, जमीन में, फिर उसको जमीन में क्या कहता है, उसको डाल दिया जाता है। तो इसी प्रकार से उधर दाह कर्म जो हुआ करता था। ठीक है,
अब यहाँ पर आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि आज जो होता है दाह कर्म जो होता है यानी शवों को कितने प्रक्रियाएं होती है। आज तो हमें देखने को मिलते हैं कि ये तीनों हमें देखने को मिलती है, ठीक है। हम भाई कहेंगे कि आंशिक समाधिकरण कैसे में देखने को मिलती है भाई, तो इनका जो उदाहरण आप देखेंगे कि कोई किसी का मर्डर कर देता है, फेंक देता है भाई, फिर उसका जो हड्डियां मिलता है ऐसे छोड़ देता है, तो उसको भी हम ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए पूर्ण सावधान क्या होता है, तो शवों को उत्तर से लेकर दक्षिण की ओर दफनाया जाता था। किससे दफनाया जाता? उत्तर से लेकर दक्षिण से ओर दफनाया जाता था। क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि शवों को किस प्रकार से दफनाया जाता था? उत्तर से लेकर दक्षिण की ओर दफनाया जाता था। उसके बाद यहाँ पर कहा गया है कि हड़प्पा सभ्यता में एक कब्र ऐसी मिली है जिसमें उत्तर से दक्षिण से उत्तर की ओर दफनाया गया, दक्षिण से क्या किया गया? उत्तर की ओर दफनाया गया और सबको ताबूत में रखा गया। इसकी पहचान विशेष कब्र से की गई है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर लोथल में पूर्व से पश्चिम की ओर दफनाया जाता था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि शवों को लोथल में कैसे दफनाया जाता था, तो पूर्व से पश्चिम की ओर दफनाया जाता था। उसके बाद यहाँ पर जो होता है तथा शव जो होते थे वो करवट के रूप में थे, ठीक है। करवट के रूप में नोट एक और लिखा गया आपसे कि लोथल से ही युग यानी शव स्त्री और पुरुष मिले हैं, जिससे पता चलता है कि उस समय सती प्रथा चलती थी। क्या किया जाता था उस समय? आपने सती प्रथा के बारे में पढ़ा होगा कि जब पुरुष कोई मर जाता था उसके साथ उसके पत्नियों को क्या क्या जला दिया जाता, दफना दिया जाता था। तो यहाँ पर यह पता चला लोथल से जो मिले हैं स्त्री और पुरुषों शवों को प्रमाण मिले हैं, तो पता चल रहा है कि यहाँ से जो होती थी सती प्रथा का प्रमाण मिला है यहाँ से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो हो रहा है सबसे बड़ा कब्रिस्तान हड़प्पा से मिला है। किससे मिला है? तो हड़प्पा सभ्यता में सबसे बड़ा कब्रिस्तान मिला है जिससे R37 की संधि दी गई है, ठीक है। R37 की 7 दी गई है, ठीक है, संधि दी गई है। और कह रहा है कि हड़प्पा संस्कृति में एक और कब्रिस्तान मिला है जिससे H कब्रिस्तान की संधि दी गई है। किसके? H कब्रिस्तान की संधि दी गई है। उसके बाद आंशिक समाधिकरण के बारे में हमने बताया कि पशुओं को क्या किया जाता था? पशु पक्षियों के लिए शवों को छोड़ दिया जाता है, खा लेते थे, उसके बाद अवशेषों को दफना दिया जाता था, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि दाहे के पश्चात बचे हुए अवशेष को किसी कलश या मंजूसा यानी बर्तन में रख कर दफना देना, इस प्रकार से जो होते थे ये कर्म होते थे, आपको हमने बताया, ठीक है। उसके बाद आप जानेंगे कि हड़प्पा सभ्यता में चिकित्सक विज्ञान किस प्रकार से प्रौद्योगिकी करती हुई नजर आ रही थी, तो ये इसके बारे में हम जानेंगे। तो ये जानेंगे कि जड़ी बूटियां जो फल, वृक्षों के पत्ते, विशिष्ट प्रजाति के वृक्षों के फूल रस का सेवन करते थे, तो ये जो करते थे किसके? औषधि के रूप में ये जो होते थे इन जड़ी बूटी का प्रयोग किया जाता था, वृक्षों के पत्तियों का प्रयोग किया जाता था, वृक्ष के फूल का प्रयोग किया जाता था, ठीक है। हिरणों के सींगों से चूर्ण बनाया जाता था। क्या है? हिरण जो होती है उसके सींगों से चूर्ण बनाया करते थे। समुद्र के फेन यानी झांग से भी औषधि बनाई जाती थी, शिलाजीत भी बनाई जाती थी। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट बात हो जाती है, ठीक है। उसके बाद जानेंगे कि इनका आर्थिक जो था, आर्थिक जीवन कैसी थी हड़प्पा सभ्यता के लोगों की, तो इसमें जो हम 5 पॉइंट को जानेंगे कि इनके कृषि करते थे, पशुपालन करते थे, व्यापार करते थे, कुटीर उद्योग थे, मापतौल के बांटते। तो यहाँ पर कृषि जो हड़प्पा सभ्यता का जो कृषि करते थे वह किस प्रकार से करते थे, कैसे करते थे, इसके बारे में चलिए विस्तृत रूप से हम जान लेते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कहा गया है कि कृषि के बारे में जानेंगे कि जौ, गेहूं, मटर, खजूर, कपास, तरबूज, तिल आदि सरसों जैसे फसल उगाई जाती थी, जिनका उत्पादन जो था फावड़े से तो नहीं मिला, लेकिन हल के अवशेष जो कालीबंगा से मिला है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको आप लिख लेंगे कि जो हल का प्रमाण कहाँ से मिला है, तो हल का प्रमाण जो मिला है वह कालीबंगा से मिला है, ठीक है। इसको याद रखेंगे यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ पर कहा गया फसल को पसार के काटने के लिए हंसियों का प्रयोग किया जाता था। जैसे हंसली जो होते थे उस समय, इस समय लोहा का बनाया हुआ करते थे, लेकिन उस समय जो हंसलियाँ हुआ करती थी किससे बनाया हुआ करती थी, तो वह हंसलियाँ जो हुआ करते थे वह किससे बनाया करते थे? पत्थरों से बना हुआ करती थी। ये याद रखेंगे, पासड़ के काटने के लिए, ठीक है। फसल को पासड़ के काटने के लिए हंसियों का प्रयोग किया जाता था। ये इंपॉर्टेंट बात है यहाँ से, ठीक है। आजकल अनाज को ढोने के लिए ढोने लिखा है यहाँ पर, ढोने के लिए 2 पहिए वाली गाड़ी का प्रयोग किया जाता था। और बैल सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा प्रमुख पशु था, ठीक है। कौन था? तो बैल था। बैल जो होता था वह सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा पशु माना जाता है। उसके बाद जो था पशुपालन के बारे में आप जानेंगे कि बकरी, भेड़, सुअर, भैंस, बैल पालते थे और बैल के रूप में जो सांड का प्रमुख पशु थे। इसके अतिरिक्त हाथी को और पालन करते थे, किंतु घोड़े से भी परिचित नहीं थे। क्वेश्चन पूछा
पूछा जाएगा कि हड़प्पा सभ्यता के लोग किस चीज से परिचित नहीं थे, तो वह घोड़े से परिचित नहीं थे और कुत्ते बिल्ली पालते थे, और साथ ही तोता, मयूर, मयूर माने मोर, मूंगे, भालू, चीता, खरगोश, बतख, हिरण आदि जैसे चित्र उनकी मूर्तियां के चित्रों में अंकित, परंतु अवशेष नहीं है। तो यहाँ पर हम कहा गया कि अवशेष नहीं है, ये इंपॉर्टेंट बात है कि चित्रों से हमें पता चलता है कि यहाँ पर जो ये जो होते थे ये पशुएं थे, इनका पालन किया जाता था, लेकिन इसका लिखित प्रमाण नहीं मिला है। ये बात को हम याद रखेंगे कि इसका लिखित प्रमाण कोई नहीं है, ठीक है। सिर्फ अवशेष भी नहीं मिले, सिर्फ हमें चित्र के माध्यम से पता चला है। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं कि हड़प्पा सभ्यता क्या कैसी सभ्यता थी, तो यहां से एक भाव चित्रात्मक थी। यानी भाव चित्रात्मक कहने का मतलब क्या है, तो जो भी भाव रखा जाता था वह चित्र के माध्यम से रखा जाता था, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। हड़प्पा सभ्यता का व्यापार के जान लेते हैं। सबसे प्रमुख जो थी यहाँ पर अधिकतर जो किया जाता था कृषि और पशुपालन के अलावा जो किया जाता था व्यापार किया जाता था, और यहाँ पर ज्यादातर जो किया जाता था महत्वपूर्ण व्यापार था। क्या था? व्यापार था। क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि व्यापार जो थे वो सबसे ज्यादा जो हड़प्पा सभ्यता में कौन सा प्रमुख है उनकी आर्थिक जीवन में भूमिका निभाती थी, तो व्यापार थी, याद रखेंगे, ठीक है। यहाँ पर कह रहा है नाप तौल। नाप के लिए शीशे की पट्टी का प्रयोग करते थे, शीशे की पट्टी का प्रयोग करते थे। चनहुद्रों में उत्खनन से प्राप्त पत्थरों के एक बाट का प्रयोग कारखाना मिला है, ठीक है। समाज में अनेक व्यापारिक वर्गों के लिए रहते थे जिनका कार्य केवल व्यापार या व्यवसाय से होता था। इसमें कुमार, बढ़ई, सुनार आदि के प्रमुख थे। तो ये जो हमें देखने को मिले हैं इनका थे। आर्थिक व्यापार के अतिरिक्त इनका ईरान, अफगानिस्तान, मेसोपोटामिया, इराक के साथ जो था संबंध था। तो ये हमें देखने को मिलते हैं इनकी आर्थिक स्थिति कैसी थी, वह किस प्रकार से अब ये अपना जीवन को व्यतीत करते थे। उसके बाद यहाँ पर कहा गया कि अतिरिक्त व्यापार वस्तु विनिमय के माध्यम से जिनकी बाहरी व्यापार मोहरों से किया जाता था, और दूर दराज के जहाज रानियों का प्रयोग किया जाता था। ये क्वेश्चन यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है जिस प्रकार से आप जानते हैं कि हमें विदेश जाने के लिए या अपने शहर से देश से बाहर जाने के लिए वीजा, पासपोर्ट की जरूरत पड़ती है। उसी प्रकार से उस समय अपने क्या करना, क्षेत्र को छोड़कर दूसरे क्षेत्रों में जाना, उस समय मोहरों का प्रयोग किया जाता था, ठीक है। अगर दो जहाजों से जाना है तो जहाज रानी का आपको क्या करना है, प्रयोग करना है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो होती है वह किससे प्रयोग किया जाता था, मोहरे। और मोहरे जो बनी थी किससे बनी थी, तो सेल खड़ी से बनी थी। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। सेल खड़ी से बनी हुई थी। अब कुटीर उद्योग के बारे में जान लेते हैं, यानी घर में जो उद्योग लगाए जाते थे किस प्रकार से इनकी उद्योगे थी, ठीक है। तो उसके बाद कुमार के द्वारा चाक से निर्मित मिट्टी की मूर्ति, खिलौने, बर्तन के अतिरिक्त ईंटों के निर्माण में बड़े पैमाने पर किया जाता था। यहाँ पर क्या किया था, खिलौने का निर्माण भी किया जाता था, मिट्टी के मूर्तियां भी मिले हैं, ठीक है। अतिरिक्त ईंटों के का निर्माण भी बड़े पैमाने पर मिले। क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे यहाँ से कि जो हड़प्पा सभ्यता में थी, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता में जो हल के जो क्या मिट्टी के हल कहाँ से मिले हैं, मिट्टी का हल कहाँ से मिले हैं, तो ये मिले हैं कहाँ से भाई, तो लोथल से मिले हैं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे, ठीक है। इनका माप तौल का जो बाट होता था किस प्रकार से होता था, तो माप तौल की अगर बात करेंगे इसके, तो क्या किया जाता था, तौलने के लिए तरबूज का बाट सम्मिलित थे। चिकने पत्थर से बाट का निर्माण किया जाता था। उसके बाद चिकने पट्टे से पत्थर से ना, ठीक है, बाट का प्रयोग किया जाता था। नमक पदार्थ से क्या करें, नमक पदार्थ से बाट का प्रयोग किया जाता। सबसे बड़ा बाट का वजन जो होता था वह कितना होता था, 375 ग्राम था, और सबसे छोटा वजन 0.87 ग्राम था। ये याद रखेंगे, ठीक है। कितना था भाई, तो सबसे बड़ा बाट जो हमें देखने को मिला वह कितना था, 375 ग्राम था। लेकिन अगर बात करेंगे सबसे छोटा जो था 0.87 ग्राम था, ठीक है। तो ये बाटे के बारे में हमने जान लिया, ठीक है। अब चलते हैं कि इनके जो हड़प्पा सभ्यता में धार्मिक जीवन कैसी थी, ये किस प्रकार से, जैसे कि हमारी धार्मिक जीवन होती है, मुसलमान भाई अलग अलग जैसे कोई ईश्वर मानता है, तो उसी प्रकार से वह किस प्रकार से कौन से देवी को मानते थे और वह किस प्रकार से इनकी धार्मिक जीवन जीते थे, इसके बारे में हमें पूर्ण रूप से विस्तृत रूप से जानना है, ठीक है। तो सबसे पहले कहा गया कि मातृ देवी के उपसान के बारे में जानना है, स्वयं परम पुरुष की आराधना की जाना, वृक्ष के पशु पूजा के बारे में जाना, लिंग पूजा, तो इसके बारे में हमें जानना है, ठीक है।
चलिए जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता सांस्कृतिक में मंदिरों का अभाव था। क्या था? मंदिरों का अभाव था। उत्खनन में ऐसा कोई भवन प्राप्त नहीं हुआ, भवन प्राप्त जिससे दिवाली की संध्या दी जा सके, यानी कोई ऐसा ना हुआ जिससे दिवाली की संध्या दी जा सके। इस काल में मिट्टी तथा धातु अनेक नगर नारी की मूर्तियां मिली है, यानी मूर्तियां भी मिले हैं। तो क्वेश्चन इंपोर्टेंट बनता है कि नर्तकी मूर्ति का प्रमाण कहां से मिले? कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो मोहनजोदड़ो से मिले हैं। कहां से मिले हैं? तो मोहनजोदड़ो से। आपको हमने बताया था कि मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया था? तो आर.डी. बनर्जी यानी दयाराम सैनी नहीं, राखलदास बनर्जी ने उसके बाद 1922 में खोज किए थे। तो इसको याद रखना, ये नहीं कि आगे पढ़ते गए तो पीछे को भूल गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है। मातृ देवी के अनेक चित्र ताबीजों में, मिट्टी के बर्तनों में तथा मोहरों में अंकित है। तो इसमें यह पता चलता है कि यहाँ पर मातृ देवी का उपन्यास किया जाता था। किससे किया जाता था? मातृ देवी का उपन्यास किया जाता था। क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हड़प्पा सभ्यता में किसका उपन्यास किया जाता था? तो मातृ देवी का। ठीक है। जिस प्रकार से आज हम देखते हैं कि अगर बात करें कि जिस प्रकार से अगर हम देखते हैं घरों में जो किसका होती है, एक मुखिया हुआ करते हैं, उसी प्रकार से जो हड़प्पा सभ्यता में जो मातृ थी, माता को यानी माँ को सबसे बड़ा दर्जा दिया जाता था। ठीक है। तो ये याद रखेंगे। ठीक है। उसके बाद नोट में प्रोफेसर R.S. त्रिपाठी की मान्यता है कि पूजा के क्षेत्र में सर्वाधिक प्रतिष्ठा मातृशक्ति थी, जिनकी आराधना प्राचीन काल से ईरान से लेकर इंजीनियर सागर तक के सारे देश में होता था। किसे? ईरान और क्या से इंजीनियन सागर के, यानी जितने भी बड़े सागर थे उससे भी किया जाता था। कह रहा है कि मातृ देवी शिष्टा की उत्पत्ति वनस्पति के फैलाव में देवी का योगदान स्वीकार किया गया है। ठीक है। कहा गया इस समय जो था मातृ देवी को प्रसन्न करने के लिए बलि प्रथा का प्रचलन था। पूजा, आराधना, नृत्य, संगीत बलि देकर की जाती थी। इस काल में मंदिरों को अवशेष मिले हैं। ठीक है। मंदिरों का अवशेष नहीं मिला है। ठीक है। मंदिरों का अवशेष जो है नहीं मिला है। आपको हमने बताया था कि मोहनजोदड़ो में किस प्रकार से वहां पर क्या स्नान किया जाता, अनागार किया जाता था, उससे पहले हमने बता चुके हैं। लेकिन यहाँ पर जो है मंदिरों का प्रमाण नहीं मिला है। तो आप उसको वीडियो को नहीं देखें तो आप वीडियो को जाकर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है। तो वहां से आप जो फर्स्ट पार्ट को देखेंगे, उसके बाद सेकेंड पार्ट को देखेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगी। ठीक है। चलिए पहले इसको जान लीजिए, तब उसको जाकर जान लीजिएगा। ठीक है। अगर शिव या परम पुरुष की उपसाना। ठीक है। उत्खनन में अर्नेस्ट मैको को एक ऐसी मुद्रा मिली है जिस पर मुद्रे के चित्र के सिर के दोनों ओर सिंह थे। क्या थे? सिर के दोनों ओर सिंह देखने को मिले हैं। इन योगी के 3 मुख है, शांत एवं गंभीर मुद्रा में है। इसके वायु और जंगली भैंसा और गेंडा, जबकि दाईं ओर शेर और हाथी है, सामने हिरण है। इस धन्यमन योगी के सिर के ऊपर 5 शब्द लिखे हुए हैं, जिससे अब तक पढ़ा नहीं जा सकता है। ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि हमें कुछ ऐसे चित्र मिले हैं जहां से क्या मिले हैं कि एक और देखने को मिला है, संत एवं कबीर मुद्रा देखने को मिला है। एक और हमें जो गेंडा जैसे, शेर, हाथी जैसे क्या बोली है चित्र देखने को मिला है। और ये इनके जो थी, उनके सिर जो थी दोनों सिंह हुआ करती थी। इस प्रकार से वह देखा गया। ठीक है। उसके बाद जो यहाँ पर शिव का जो सबसे पूजा किसका किया जाता था, सबसे ज्यादा तो किसका पूजा किया जाता था? तो यहाँ पर कह रहा परम पुरुष के रूप में पशुपति शिव की उपाराधना की जाती है। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किसकी पूजा की जाती है, किस देवता की? तो पशुपति शिव की आराधना की जाती थी। ठीक है। उसके बाद हम जानते हैं कि वृक्ष और पशु पूजा क्या थी। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात रखेंगे, वृक्षों में जो पूजा की जाती है पीपल का जो सबसे ज्यादा जो क्या किया जाता था, पूजा किया जाता था। ठीक है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर। ठीक है। आज भी किया जाता है। ठीक है। अब यहाँ पर पशु पूजा कर अनेक मोहरों में पीपल तथा उनकी पतियों का चित्र का अंकलन है, जिसमें ऐसा लगता है कि लोग वृक्ष पूजा के अंतर्गत पीपल की पूजा करते हैं। वर्तमान में भी वृक्ष का पूजा की जाती है। इसके अतिरिक्त अनेक मोहरों पर सांड और बैल का चित्र मिले हैं। तो यहाँ पर हमने एक ही बात कहा जा रहा है, चित्र मिल रहा है। भाई क्या थे चित्र? तो यहाँ पर इसलिए कहा जाता है ये भाव चित्रात्मक यहाँ की सभ्यता भी कहा जाता है। तो इस बात को भी याद रखेंगे आप। ठीक है। क्या कर रहे हैं? वर्तमान में शिव भगत भगवान के साथ जो नंदी की पूजा पूरे भारत वर्ष में की जाती है। तो आज बार आप देखते हैं कि क्या कहते हैं कि शिव भगवान के साथ किसका पूजा की जाती है? सांड, जिसको नंदी की भी कहा जाता है। ठीक है। आप देख वहां पर जिस प्रकार से हिंदू भाइयों में आप देखते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पर जो की जाती थी, आज भी किए जाते हैं, उस समय भी किया जाता था।
ठीक है। अब लिंग पूजा के बारे में जानते, उत्खनन में लिंग पूजा प्रस्तर यानी पत्थर के लिंग मिले हैं। इससे अनुमान लगाया जाता है कि लिंग पूजा का प्रचलन हड़प्पा संस्कृति से जी, जैसे कि आज जैसे शिवलिंग जैसे आज किया जाता है, उस प्रकार से भी उस हड़प्पा सभ्यता में भी किया जाता था। और इनमें से कुछ लिंगों के शीश गोल आकृति नोकदार, कुछ लिंग 1 या 2 इंच के, कुछ तो 4 फीट के भी मिले हैं। और स्वादिष्ट चीका क्रास तथा पिल्स हड़प्पा काल के पवित्र चिन्ह है जो आज भी पवित्र माने जाते हैं। तो इसके बारे में भी हमने जान लिया। ठीक है। अब जानते हैं कि इनकी जो हड़प्पा सभ्यता की जो राजनीतिक जो जीवन स्तरीय थी किस प्रकार से थी। कई बार एग्जामों में आपसे पूछ लिया जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के जो राजनीतिक जीवन थी वह किस प्रकार से थी। तो यहाँ पर राजनीतिक जीवन जो थी वह व्यवस्था की जानकारी बहुत कम मिलती है। क्या मिलती है? बहुत कम मिलती है। इतिहासकार हंटर की मान्यता है कि मोहनजोदड़ो में शासन व्यवस्था लोकतंत्र थी, वहां पर राजतंत्र नहीं थी। क्या थी? लोकतंत्र ही, लेकिन राजतंत्र नहीं थी। लेकिन ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, आपसे ये पूछा जाए हड़प्पा सभ्यता में कैसी सभ्यता थी। क्वेश्चन अगर दे दे कि ऑप्शन दे दे कि लोकतंत्र, राजतंत्र, नगरपालिका, उसके बाद ग्रामीण, तो यहां पर लगाएंगे कि नगरपालिका थी, वो इतना विकसित थी। इसके बारे में भी हमने जाना था। ठीक है, पहले जान चुके हैं, तो इस बात को याद रखेंगे। ठीक है। यहाँ पर कह रहा है कि इतिहास व्हीलर की मान्यता है कि मोहनजोदड़ो का शासन व्यवस्था पुरोहित एवं धर्म गुरु के हाथों में थी। पुरोहित और किन के थी? धर्म गुरु के हाथों में थी। ठीक है। और किन का शासन व्यवस्था, और यहाँ पर वे जनप्रतिनिधित्व के माध्यम से शासन करते थे। नगर निर्माण व भवन निर्माण का देखभाल, ऐसा लगता है कि वहां पर पालिका रही होगी। तो यहाँ पर नगर पालिका रही होगी, ये इंपॉर्टेंट बात होगा। ठीक है, ये नगर पालिका थी। ठीक है, इसलिए वो इतना विकसित थी। अब यहाँ पर हम जानेंगे कि हड़प्पा सभ्यता के जो में काल का विकास किस प्रकार से होता है। सभ्यता में अगर बात करें कि कला का विकास कैसे होता है, किस प्रकार से होता है, वह किस प्रकार से अपनी भावनाओं को दिखाते हैं, किस प्रकार से अपनी कला को विकसित करते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। पहले तो मूर्ति कला के बारे में बात हम जानेंगे, उसके बाद धातु कला के बारे में, वस्तु निर्माण कला, चित्रकला, पात्र निर्माण कला, नृत्य एवं संगीत में, उसके बाद कहा गया मुद्रा कला में, तार निर्माण कला में, लेखन कला में। इसके माध्यम से हम क्या जानेंगे कि हड़प्पा सभ्यता में किस प्रकार के कला का विकास हुआ। कला का मतलब क्या होना है, यानी आर्टिस्ट किस प्रकार से वह विकसित हुए, वहां पर किस प्रकार के ये रहे होंगे। ठीक है। अगर मूर्ति कला की अगर बात करें, चलिए जल्दी जल्दी जानते हैं। उत्खनन में प्राप्त पत्थर की मूर्तियां, कांसे की मूर्तियां, अंगों की छल दिखाई है, और एक नर्तकी की मूर्ति बहुत ही सुंदर एवं आकर्षक है। इन मूर्तियों को गाल की हड्डी बहुत ही सुंदर एवं आकर्षक है। अच्छे तिरछी और पतली, गर्दन छोटी एवं पतली है। तो यहाँ पर ये देखा गया। ठीक है, मूर्तियां तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात करेंगे कि कांसे जो होते थे, कांसे के ही मूर्तियां बनाई गई थी। इंपॉर्टेंट बात ये है। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये निकल कर आ रही है। ठीक है, और वह किस प्रकार से, उनकी गालें जो हड्डियां सी बहुत सी सुंदर थी, आकर्षक थी, और आंखें जो थी वह तिरछी एवं पतली एवं गर्दन छोटी एवं पतली थी यहाँ पर। ठीक है। धातु कला कैसी थी? सोना, चांदी, तांबा आदि के आभूषण मिले थे। उसके बाद यहाँ पर वस्त्र का निर्माण कला, उत्खनन में चरखा मिला है, जिससे पता चलता है कि सूत काटने का काम में वहाँ के लोग निपुण थे। सूती, ऊनी, रेशम वस्त्र पहनते थे। तो इस प्रकार से वो अपना क्या करते थे, जीवन व्यतीत करते थे। उसके बाद चित्रकला की बात करें कि मोहरों पर साड़ के चित्र मिले हैं। ठीक है, चित्र, भैंस के चित्र, वृक्ष के चित्र, जिसका मतलब ये लोग क्या कहते, चित्र में निपुण थे। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। पात्र के निर्माण कला, मिट्टी के पात्र बनने में, पानी भरने के लिए तरह तरह के घड़े, अनाज रखने के लिए छोटे अनेक प्रकार के भांड, मिट्टी के खिलौने, इसका मतलब वे पात्र निर्माण कला में निपुण थे। तो ये भी क्या थे, उस समय भी वह क्या करते थे, ये निपुण थे कला में, इस प्रकार से वह पात्र में भी निपुण थे। उसके बाद नृत्य एवं संगीत की बात करेंगे तो वह क्या थे, ताल एवं ढोल के चित्र में जो मिले हैं, इसे पता चलता है कि वह क्या करते थे, संगीत यानी संगीत भी क्या करते थे, नृत्य की भी किया करते थे। ठीक है। मुद्रा का कला, मुद्रा, यहां पर कहा गया कि मुद्रा कला, उत्खनन में विभिन्न प्रकार के पत्थरों, धातु और हाथी दांत, मिट्टी में 600 मुहरे मिले हैं। कितना? 600 मुहरे जो है यहां पर हमें देखने को मिला है। लेकिन कह रहा है जिन पर एक और पशु का चित्र है, दूसरी ओर लेख है। ठीक है, एक और देखा गया कि पशु का चित्र है, दूसरी पर कुछ लिखा गया है, लेकिन उस लिखा गया है तो उसे पढ़ा नहीं गया है, इसलिए हम कह सकते हैं कि वह जो थी खरोष्टरी लिपि थी। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे, कई बार एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है आपसे। तार निर्माण कला क्या थी? तो उत्खनन में अनेक तार पत्र मिले हैं जो वर्गाकार आयताकार के थे। इसमें पशु एवं मनुष्य के चित्र मिले हैं। पशु के बैल, भैंसा, गेंडा, सांड, हाथी, शेर आदि, मनुष्य में योगी के चित्र मिले हैं। ठीक है। लेखन कला की अगर बात करें तो उत्खनन कोई भी लिखित शिलालेख या ताम्रपत्र नहीं मिला है, सिर्फ कोई भी लेख कला नहीं मिला है। यहाँ पर सिर्फ चित्र के माध्यम से जो होते भावनाएं समझे देते थे। लेकिन फिर भी विद्वानों ने
के मत है कि लिपि के बारे में यह लिपि चित्रात्मक थी। उसी समय से एक ही बात कहते आ रहे हैं कि यह चित्रात्मक थी और दाएं से बाएं से दाएं से बाएं एवं बाएं से दाएं दोनों ओर लिखा जाता था। ठीक है, आप पहले हम बता चुके हैं कि हड़प्पा सभ्यता के जो किस प्रकार से लेखन कला थी कि जैसे कि आप दाएं से क्या किया जाता था, दाएं से बाएं लिखा जाता था, फिर ऐसे लिखा जाता था, फिर इस प्रकार से लिखा जाता है। इसी प्रकार से जैसे दाएं से गए, ठीक है, दाएं से गए, फिर बाएं से लिखना शुरू कर दिए, फिर दाएं से लिखना शुरू कर दिए, फिर बाएं से लिखना शुरू कर दिए। तो इस प्रकार से ये लेखन कला विकसित थी इनकी। और इनके निर्वहन के तरीके कृषि, शिल्पकार, व्यापार ये कैसे है, तो चलिए इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। ठीक है, गुजरात के बाजरे के दाने मिले हैं, चावल के दाने कम मिले हैं। गुजरात में कहाँ, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बाजरे का दाने का प्रमाण कहाँ से मिला है, तो गुजरात से मिला है। कहाँ से मिला है, गुजरात से मिला है। और चावल के दाने जो मिले हैं कम मिले हैं। उसके बाद बनावली जो है कहाँ है, हरियाणा में है, से मिट्टी के हल के खिलौने मिले हैं। हमने अभी बताया था कि क्या मिट्टी के हल के जो खिलौने का प्रमाण है वह कहाँ से मिले हैं, बनावली से मिले हैं, याद रखेंगे। ठीक है, उसके बाद काली बंगा नमक सभ्यता से जुते हुए खेत का साक्ष्य मिले हैं। इससे पहले भी हम बता चुके हैं कि काली बंगा से जुते हुए खेत का प्रमाण मिले हैं। इस खेत में हल रेखाओं को एक दूसरे को समकोण पर काटते हुए दिखाई करती थी। इससे पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग दो फसलें करते थे, यानी हड़प्पा सभ्यता में कुछ इस प्रकार से फसलें यानी मिले हैं। ठीक है, पहले तो जुताई कुछ इस प्रकार से मिले हैं कि एक दूसरे को समकोण काटती है। इससे पता चलता है कि एक साथ वहां पर कितने फसलें की जाती थी, 2 फसलें की जाती थी। ठीक है, अधिकांश हड़प्पा स्थल अर्ध शुष्क क्षेत्रों में थे। क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, याद रखेंगे कि अधिकांश हड़प्पा स्थल कहाँ थे, तो अर्ध शुष्क क्षेत्र में स्थित थे। जहाँ के लिए सिंचाई की आवश्यकता पड़ती थी, यानी सिंचाई जो होते थे आसानी से हो जाते थे। हड़प्पा आवासी कपास का भी प्रयोग करते थे। किसका, कपास का। मोहनजोदड़ो के कपड़ों के टुकड़ों में अवशेष मिले हैं। मोहनजोदड़ो के जो कपड़ा मिला है वह किससे मिले हैं, तो ये किसके टुकड़े के, कपास से बने वस्त्रों के से मिले हैं। अब यहाँ तक हमने ये बात जान लिया। ठीक है, यहाँ पर हम जानेंगे कि विलासिता की खोज किस प्रकार से होती है और इनका क्या क्या भूमिकाएं होती है। विलासिता का मतलब क्या होता है, तो ये हम पूरा जानेंगे। ठीक है, चलिए जानते हैं कि फाइनेंस जिससे घिसी हुई रेत अथवा बालू तथा रंग चिपचिपे पदार्थ के मिश्रण को बनाकर पकाकर बनाया जाता था। ये छोटे पात्र संभवतः कीमती थे क्योंकि इन्हें बनाना बहुत कठिन था। किससे भाई, फाइनेंस के। ठीक है, फाइनेंस के, यहाँ पर फाइनेंस को जो बनाना बहुत कठिन था, इससे किस से बनाया जाता था, तो ये भी याद रखेंगे, चिपचिपे पदार्थ को मिलाकर एक पकाकर बनाया जाता था। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि सुगंधित पदार्थ के रूप में बने लघुपात्र मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से मिले हैं। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के विषय की। सुगंधित पदार्थों के रूप कहाँ से मिले हैं, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को। और यहाँ इसी को, इन दोनों को ही हड़प्पा सभ्यता का क्या जुड़वा राजधानी कहा जाता है। ये दोनों उस काल में बहुत विकसित क्षेत्र थे, नगर थे। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है कि सोना भी दुर्लभ तथा संभवतः आज की तरह कीमती थे। जिस प्रकार से आज कीमती सोना है उसी प्रकार से भी वहां पर उस समय भी हुआ करते। हड़प्पा स्थलों से मिले सभी स्वरभूषण संचय से प्राप्त हुआ करते थे। ठीक है, उसके बाद मोहर का आदान प्रदान किस प्रकार से किया जाता था। मोहरे का प्रयोग इससे पहले हम बता चुके हैं कि मोहरों का प्रयोग किसके लिए किया जाता था। सिंधु सभ्यता मोहर सुमेर क्रिस उमा तेलु असम बहरीन आदि से मिले हैं। कहाँ से मिले, इन क्षेत्रों से मिले हैं। ठीक है, मेसोपोटामिया की मोहरे मोहनजोदड़ो तथा फारस की मोहरे लोथल से मिले हैं। ठीक है, इस पॉइंट को समझेंगे कि क्या कर रहा है। ठीक है, कह रहा है कि मोहनजोदड़ो की जो मोहरे हैं वह कहाँ से, मेसोपोटामिया का जो मोहरे हैं वो मोहनजोदड़ो से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं, मोहनजोदड़ो से। अब फारस क्या है, ये भी ये सभ्यता थी और इस सभ्यता का जो मोहरे मिले हैं ये कहाँ से मिले हैं, तो ये देखने को मिला कि काली बंगा लोथल से मिला है। और लोथल किस नदी के किनारे, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा क्योंकि इससे पहले हम बता चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है कि वस्तु का आदान प्रदान की पृष्ठि थी। अब क्या किया जाता है, जॉन मार्शल मोहनजोदड़ो की ऐसे मोहरे मिले जिस पर एक व्यक्ति के बाघ से लड़ते हुए दिखाया गया है। क्या गया कि एक व्यक्ति बाघ से लड़ते हुए दिखाया गया है। मोहनजोदड़ो से कुछ इस प्रकार से मोहरे मिले हैं। उसके बाद मोहन कह रहा है कि जॉन मार्शल के अनुसार यह विचार बेबीलोनिया के महाकाव्य गिलमेस में लिया गया है। लोथल से प्राप्त गोदीबाड़ा के अवशेष मोहरों पर जहाज का चित्र, मिट्टी के जहाज का नाम
नमूना था। तो यहाँ पर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए गोदीबारा का प्रमाण कहाँ से मिला है, तो वह लोथल से मिला है। ठीक है, मुद्रभांड कैसी थी, तो मुर्देभांड जो थी, यहाँ के मुद्रभांड मुख्यतः गाढ़ी लाल लल चिकनी मिट्टी से निर्मित है, जिन पर काले रंग का चित्र था, मुख्य ज्यामिति चित्रकला थी। तो कुछ इस प्रकार से ये मुद्रभांड थी इनकी। उसके बाद क्या आ जाता है कि मोहनजोदड़ो में ऐसे मुद्रभांड मिले जिस पर चित्र का समीकरण पंचतंत्र की कहानी चाल रोमड़ी से किया जाता है। तो कुछ इस प्रकार से मुद्रभांडे भी मिले हैं। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता से जो प्राप्त, अगर बात करें प्राप्त मुद्रभांड पर मानव और बच्चे का चित्र मिला है। डिजाइन मुद्रभांड में मिले हैं जिससे अलग अलग रंगों का भी प्रयोग किया जाता है। इनका सजावट के लिए क्या क्या प्रयोग किया जाता था। मुद्रभांड का कहने का मतलब है मुर्दा से बने, यानी मुर्दा नहीं, क्या कहते हैं, मिट्टी से बने पदार्थों को ही हम क्या कहते हैं, मुद्रभांड कहते हैं। ठीक है, उसके बाद कहा जाता है कि कलात्मक अवशेष क्या क्या थी, चलिए जान लेते हैं। यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त काले पत्थर से निर्मित नर्तकी की मूर्ति, यानी नटराज का जो होते हैं नर्तकी का मुद्रा में है। तो नटराज या नटराज का प्रमाण कहाँ से मिला है, तो मोहनजोदड़ो से मिला है, याद रखेंगे। ठीक है, उसके बाद हड़प्पा सभ्यता से भी प्राप्त शिवहीन मानव की मूर्ति मिली है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त शिवहीन मानव मूर्ति मिले हैं। ठीक है, यहाँ दोनों से मिले हम। ठीक है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त कांस्य नर्तकी मिले हैं। कांस्य नर्तकी जो मिले हैं वह कहाँ से मिले हैं, मोहनजोदड़ो से। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। उसके बाद कह रहा है लिपि अवशेष क्या है, लिपि विशेषताएं, लिपि की विशेषताएं क्या थी, किस प्रकार से थी, इसके बारे में हम जानते हैं। तो हमने बताया था लिपि दाएं से और बाएं ओर लिखी जाती थी। ये लिपि जो होती थी चित्रात्मक लिपि थी। ये लिपि का ची जो मिला 375 से लेकर कितना 400 के बीच में हमें ची मिले हैं। उसके बाद अगर बात किया जाए कि इस लिपि का आज तक कोई समझा नहीं पाया, यह एक रसमायिक लिपि थी। इसी कारण जो था हड़प्पा सभ्यता के बारे में हमें ज़्यादा जानकारी नहीं मिल सकी, क्योंकि हड़प्पा की लिपि की आज तक विद्वानों समझ नहीं पाए। इसलिए जो उनकी और विशेषता भी हम जान सकते थे, लेकिन भाई यहाँ पर कोई लिपि नहीं मिला, और लिपि मिला तो वह भी उससे पढ़ा नहीं जा सकता था। उसके बाद इनके शिल्पकला, अगर शिल्पकला की अगर बात करें, सबसे ज़्यादा जो शिल्पकला होती थी वो चनहूदड़ो में हुआ करती थी। और चनहूदड़ो जो हुआ है किस नदी के किनारे हैं, क्वेश्चन पूछ लिया था तो सिंध नदी के किनारे हैं, इस बात को याद रखेंगे आप। ठीक है, कह रहा है कि शिल्प का कार्य का अर्थ होता है शिल्प से जुड़े कार्य करना, जैसे मनके बनाना, शंख की कटाई करना, धातु से जुड़े काम करना, मुहरे बनाना, इस प्रकार से चीज के अंतर्गत आती है। ठीक है, और जानते हैं कि बाट बनाना, बाट किसका प्रयोग किया जाता था, यानी आज समय जिस प्रकार से हम किसी चीज को खरीदते हैं, लेन देन में प्रयोग किया जाता था, तौलने के लिए किया जाता था, ऐसे सिंपल से कह सकते हैं। चनहूदड़ो में ऐसी जगह थी जहां के लोग लगभग पूरी तरह से शिल्प उद्योग कार्य करते थे। उसके बाद चनहूदड़ो में कुछ ऐसे चीजें मिले हैं जिससे पता चलता है कि शिल्प कला उधर बड़े पैमाने पर होता था, वो भी कहाँ, चनहूदड़ो में। ठीक है, उसके बाद ये चनहूदड़ो कहाँ है भाई, अब जानते हैं कि चनहूदड़ो क्या है, तो ये हड़प्पा सभ्यता की एक नगर थी। क्या थी, ये नगर थी। जिस प्रकार से मोहनजोदड़ो थी, हड़प्पा थी, उसी प्रकार से चनहूदड़ो भी थी। ठीक है, उसके बाद हड़प्पाई मोहर काफी मात्रा में पाई गई। हड़प्पाई लोग कांसे का प्रयोग करते थे। कांसे और तांबा, कांसे जो बना हुआ करती थी, तांबा और टीन को मिलाकर एक मिश्र धातु के बना हुआ करते थे। और मनके कैसे बनाए जाते थे, तो सेलखड़ी नमक पदार्थ से बनाए जाते थे। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि मनके कैसे बने हुए करते थे, सेलखड़ी नमक से। उसके बाद कार्लिनियन नमक पत्थर से भी बनाए जाते थे। किससे, कार्लिनियन नमक पत्थर से। मनके जैस्पर नमक पत्थर से बनाया जाता था। जैस्पर याद रखेंगे, जैस्पर भी नमक पत्थर से बनाया जाता था। ठीक है, और एक क्या लिखा है, कर्निलियन पत्थर से भी बनाए जाते थे। मन के तांबे से भी बनाए जाते थे, मन के सोने से भी बनाए जाते थे, कांस्य से बनाए जाते थे। इन मनकों का प्रयोग माला में किया जाता था। यह बहुत सुंदर होते थे। मन के हड़प्पा सभ्यता का मुख्य सभ्यता है। तो यहाँ पर याद रखेंगे कि इनका जो प्रयोग मनके का आखिर क्यों किया जाता था, तो मालों में किया जाता था। ठीक है, तो मनके का प्रयोग किया जाता था। अब कनिंगम के बारे में पढ़ते हैं कि कनिंगम कौन थे, ये कौन आदमी थे, कौन जानवर थे, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो जो कनिंगम क्या थे, तो एक जो थे पुरातात्विक थे। पुरातात्विक क्या होते हैं, ये क्या करना है, इतिहास को बताते हैं। पुरातात्विक की उत्खनन करते हैं, पुरातत्व को उत्खनन करके उसके बारे में बताते हैं, तो वहीं पुरातत्वविद होते हैं। ठीक है, कनिंगम भारतीय पुरातत्व संरक्षण के विभाग का पहला डायरेक्टर जनरल थे। क्वेश्चन पूछा जाता है कि
भारत के पहले पुरातात्विक संरक्षण के डायरेक्टर जनरल कौन थे? तो वह कौन थे? कनिंघम साम थे, जिनका नाम था, पूरा नाम था कि अलेक्जेंडर कनिंघम। भारतीय पुरातत्व का जनक भी कहा जाता है। कनिंघम को 19वीं शताब्दी के मध्य पुरातात्विक खनन का आरंभ किया। यह लिखित स्रोत का प्रयोग अधिक पसंद करते थे, तो इस प्रकार से किया जाता था। कनिंघम का क्या भरम था, इसके बारे में चलिए हम जान लेते हैं। ठीक है, तो कनिंघम का अगर भरम के बारे में अगर बात करें तो कनिंघम ने अपना सर्वेक्षण के दौरान मिले अभिलेखों का संग्रहण कर लेखन तथा अनुवाद भी किया है। ठीक है, इनका भरम क्या था भाई? उनके सर्वेक्षण के दौरान मिले जो अभिलेख है उसको क्या किया है? उसको अनुवाद किया है। ठीक है, यानी दूसरे भाषा में लिखा है। उन्हें हड़प्पा वस्तुएं 19वीं शताब्दी में कभी कभी मिलती थी, कनिंघम तक पहुंचते थे। ठीक है, उसके बाद एक अंग्रेज ने कनिंघम को हड़प्पा में पाई गई एक मोहरें दी। किसने दी? तो ये अंग्रेज ने दी। ठीक है, उसके बाद कहा गया कि अलेक्जेंडर कनिंघम को एक अंग्रेज अधिकारी ने जब हड़प्पाई मोहर दिखाया तो कनिंघम यह नहीं समझ पाए कि मोहरें कितनी पुरानी थी। कनिंघम ने उस मोहरे को उस कालखंड से जोड़कर बताया जिसके बारे में उन्हें जानकारी थी। उसके बाद अब बात करेंगे कि वे उनके महत्व को समझ नहीं पाए कि मोहर कितनी प्राचीन थे। किसके? अंग्रेज ने एक हड़प्पा किनके बारे कनिंघम को बताया कि ये मोहरों को दिखाया, लेकिन उस मोहरों को किसने? कनिंघम साहब ने इस बारे उनको कितना प्राचीन है उसको समझ नहीं पाए। ठीक है, उसके बाद कहा जाता है वे उनके बातों को नहीं समझ पाए। कनिंघम ने यह सोचा कि मोहरें भारतीय इतिहास का प्रारंभ गंगा घाटी में पनपे पहले शहरों से संबंधित है, जबकि मोहरें गंगा घाटी के शहरों से भी पहले की थी। तो इस बात को भी उन्होंने सोचा कि भाई ये जो है गंगा घाटी से पनपे हुए हैं, लेकिन नहीं, उससे पहले भी इस घाटी से शहरों से मिले हुए थे। उसके बाद इनके भाई इतना विकसित देखे कि यहाँ पर शिल्प उद्योग हो रही थी। इनकी जो आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी थी, उस सामाजिक स्थिति, धार्मिक स्थिति, सभी के बारे में हमने एक विस्तृत रूप से चर्चा की। लेकिन अब ये कि इनका पतन का कारण क्या हो जाता है? कई विद्वानों की इसके बात करेंगे पतन के कारण। तो कई विद्वानों का मत है कि इसका जो होता जलवायु परिवर्तन हुआ था। किसी का कहना है कि नहीं, यहाँ पर एक आपदा आया था। किसी को कहना नहीं भाई यहाँ पर एक भूकंप आया था। और किसी का कहना है कि काल और महामारी आई थी जिससे ये सभ्यताएं खत्म हो गई। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है तो किसी व्यक्ति को कहना है कि जो हड़प्पा सभ्यता जो खत्म हुई वो आर्यों ने क्या कर दिया? आर्यों ने इन पर आक्रमण किया और इन्हें खत्म कर दिया। ठीक है, आर्य कौन थे? तो इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। आर्यों ने समाप्त कर दिया, लेकिन इस बात से अनुमान नहीं है कि भाई आर्यों ने किया था, क्योंकि अगर आर्य करते तो उनके भी कुछ अवशेष मिलते। ठीक है, उत्खनन के पश्चात। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि जलवायु क्या होता है, जलवायु परिवर्तन के कारण आपदा प्रबंधन, भूकंप, अकाल, महामारी किसके कारण हुआ। ठीक है, तो इसके बारे में हम जानेंगे। ये एग्जाम के व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद और कहा जाता है कि बाहरी आक्रमण के कारण हुआ, जिसे हम जब बताया कि आर्य जाति के आक्रमण के, वनों की कटाई से हुआ। कुछ विद्वानों का कहना है कि नदी सूख गया, नदियों का मार्ग बदल गया, क्या हुआ? बाढ़ों का आना, जिससे वहाँ की बाढ़ की प्रसिद्ध नदियाँ थी वह जो ही डूब गई। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट बात है कि क्या करें, पिंगट व्हीलर आर्य जाति के आक्रमण। ऋग्वेदी सबसे प्राचीन वेद में आर्य द्वारा क्या थे? हर्षित को नष्ट करने का उल्लेख करते हैं। ठीक है, तो कई विद्वानों को कई मतें थी। ठीक है, यहाँ पर बात करेंगे वैदिक साहित्य में हड़प्पा को हर्षिका कहा जाता है। सर जॉन मार्शल अर्नेस्ट मैके एस.आर. राव इनके अनुसार नदियों में आने वाले बाढ़ का अनुमान लगाया उन्होंने। ठीक है, तो इस प्रकार से ये विद्वानों का अलग अलग थी। लेकिन अलमानंद घोष, डीपी अग्रवाल के अनुसार जलवायु परिवर्तन माना जाता है। इस पॉइंट को भी आप याद कर लेंगे तो एग्जाम में अच्छे नंबर से आप क्या हो जाएगा, अच्छे नंबर भी आपको प्राप्त हो सकते हैं। तो ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या बात कर लिया, हड़प्पा सभ्यता को फुल एक्सप्लेनेशन के साथ जान लिया। ठीक है, अभी तक आप क्या किए हैं, यहाँ तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, अब इसका जानेंगे हमें जो यहाँ पर VBI ऑब्जेक्टिव निकल रहे हैं उसको जानेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव जानेंगे, उसके बाद सब्जेक्टिव जानेंगे, उसके बाद अब तब इस जो चैप्टर होगा ये कंप्लीट माना जाएगा। ठीक है, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसके साथ? ऑब्जेक्टिव के साथ। ठीक है, उसके बाद एक बार ऑब्जेक्टिव होगा जिससे हम बहुत सारे ऑब्जेक्टिव जो पूछे गए हैं उसको लेकर आएंगे और कई पूछने जाने की संभावनाएं बनती है, यहाँ से हम लेकर आएंगे। ठीक है, उसके बाद सब्जेक्टिव एक क्लास बनेगा और ये चैप्टर खलास हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।